हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी, इसमें कोण बी समकोण है। मतलब एक कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसके अंदर जो बी पॉइंट है वहां पे 90 डिग्री का एंगल है, मतलब कोण है। यदि tan A = 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दोनों के अंदर आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ठीक है, इसकी आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। और जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए, हम पहले प्रश्न पे आते हैं। इसमें दिया हुआ त्रिभुज एबीसी, एक कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ठीक है। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से ये एक हमने त्रिभुज बना लिया, ठीक है। इसके अंदर जो 90 डिग्री का एंगल है, जहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा वहां पर हम नाम देंगे बी, ठीक है। इसमें दिया हुआ है बी समकोण है, मतलब बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है। ये हो गया बी। इसके अलावा ए हम यहाँ मान लेते हैं और सी यहाँ मान लेते हैं। अगर आप ए को ऊपर और सी को यहाँ मान लेते हैं नीचे, यहाँ ए कर देते हैं और यहाँ सी कर देते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना कि आपका 90 डिग्री का जो एंगल है वो किस पॉइंट पर है, ठीक है। क्योंकि उसकी जो सम्मुख भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं हमेशा, कर्ण। ये आपका कर्ण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप प्रश्न पे आ जाइए। इसके अंदर जो tan A है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको यहाँ पे ज्ञात है, जैसे कर लेते हैं हम। दिया है आपको जो ज्ञात है वो क्या दिया हुआ, tan A की वैल्यू, ठीक है। तो tan A = 1/√3। अब tan A की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब यह हुआ कि किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं का अनुपात, मतलब दो भुजाओं का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे, लेकिन अब आपको कौन सी दो भुजाओं का रेशियो दिया हुआ, कौन सी दो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ, इसके लिए हम tan का फार्मूला लिखेंगे। तो tan का फार्मूला क्या होता है, लाल बटे कट्टा के अनुसार इसका फार्मूला होता है लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार, ठीक है। अब हम मान लेते हैं हम ए पॉइंट के अनुसार, ध्यान रखना ए पॉइंट के अनुसार जो लंब है, ठीक है, वो तो लेंगे लंब सिर्फ ए पॉइंट के अनुसार, ठीक है। वो तो हो गया 1k या केवल k भी कह सकते हैं अपन। और जो आधार है, ठीक है, वो हो गया आपके √3 की, √3 के। अब देखना ध्यान से, ये आपको जो लंब और आधार का जो रेशियो है वो ए पॉइंट के अनुसार, ध्यान रखना ए पॉइंट के अनुसार। अब मैंने आपको बताया था कि ए पॉइंट के अनुसार, ये जो ए पॉइंट है ये न्यून कोण है, इसके सम्मुख भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब। तो ए की सम्मुख भुजा, ए के सामने वाली भुजा ये है, इसको हम बोलेंगे बीसी, ठीक है। ये जो बीसी भुजा है ये तो ए पॉइंट के लिए क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पे बीसी भुजा हो गई, वो तो गई 1k। इसके अलावा जो आधार है ए पॉइंट के अनुसार, ये जो ए पॉइंट दिया हुआ है, इस ए पॉइंट के अनुसार आपका जो बेस है, आधार है, वो आपका होगा √3k, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ए पॉइंट के अनुसार लंब और आधार आपके ये होगा, ये तो हो गया आपका ए पॉइंट के अनुसार लंब और ये हो गया आपका बेस मतलब आधार, ठीक है। अब आपको कौन सी भुजा ज्ञात करनी है भाई, इसमें आपको कर्ण ज्ञात करना है जो कि एसी भुजा। यहाँ पे लंब का मतलब है आपकी बीसी भुजा, ठीक है। कौन सी भुजा, बीसी, ठीक है। और आधार का मतलब है एबी, ये एबी भुजा, ठीक है। अब आपको कौन सी भुजा ज्ञात करनी है भाई, एसी भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। लेंगे यहाँ पे कर्ण का फार्मूला लगाएंगे अपन। यहाँ कर्ण का फार्मूला होता है कर्ण √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है भाई। ये हम फार्मूला काम में लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको कर्ण, अब आपके जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के अनुसार जो कर्ण है वो है एसी,
देखिए यहाँ पे ए सी, और वैसे भी कर्ण हमेशा एक ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। चेंज क्या होंगे, केवल आपके लंब और आधार चेंज हो सकते हैं, कर्ण हमेशा वही रहता है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा। ए सी इक्वल टू जाएगा यहाँ पर रूट आधार बेस अभी क्या है √3k, √3k का होल स्क्वायर प्लस जो लंब है वो आपके है k या 1k भी कह सकते हैं आप का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जाएगा ए सी इक्वल टू रूट, यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे √3k का, √3 का स्क्वायर करने पे आएगा सिर्फ 3k स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ 3 आ जाएगा और k का स्क्वायर करने पे k स्क्वायर, और यहाँ पे जाएगा k स्क्वायर। अब ए सी इक्वल टू जाएगा √4k स्क्वायर, अब इसका जब हम स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे तो 4 का जो स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल है वो तो होता है 2, और k स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा वो होगा k। तो आप इस तरह से जो AC भुजा होगी, ठीक है, वो आपका जाएगा 2k। ठीक है, मतलब ये जो AC भुजा है ये क्या हो गया आपके पास में 2k, ये हमने ज्ञात कर लिया इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब देखिए तो साफ कर देते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए साफ कर देते हैं, नोट कर लिए? ठीक है, भाई अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके था sin A cos C प्लस cos A और sin C, आप इसकी वैल्यू याद करनी थी। अब थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें A पॉइंट मतलब A न्यून कोण भी काम में आ रहा है और C पॉइंट वाला भी जो न्यून कोण है वो भी आपके काम में आ रहा है। तो ना हम पहले इनकी वैल्यू याद कर ले। तो देखिए sin A, ठीक है, ध्यान देखना sin A। अब पहले ये बताइए साइन का फार्मूला क्या होता है? तो साइन का फार्मूला होता है लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, अब ए पॉइंट के अनुसार ध्यान समझना, ए पॉइंट के अनुसार। तो अभी हम ए पॉइंट की इसी की बात कर रहे हैं, ये जो आपका ए पॉइंट इसी की बात कर रहे हैं, और इस ए पॉइंट के अनुसार जो लंब होगा वो होगा BC। ठीक है, क्या होगा BC। ए पॉइंट के लिए लंब है वो गया BC और कर्ण AC। ठीक है, अब इसके अनुसार जो BC भुजा है वो तो क्या है 1K और नीचे AC जो भुजा है वो है 2K। ठीक है, तो यहाँ K से K कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपके मान बच जाएगा इसका 1/2। ये तो हुआ sin A का मान। ठीक है, इसको हम पुट करेंगे अभी। अब पहले हम cos A के भी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि आप इसमें cos A भी आ रहा है। ठीक है, देखिए cos A, इसका फार्मूला क्या होता है भाई? इसका फार्मूला होता है आधार अपॉन कर्ण। अब इसी A पॉइंट के अनुसार, कौन सा पॉइंट? यही A पॉइंट लेना है, तो इसी A पॉइंट के अनुसार आपको देखना है आधार। तो A पॉइंट के अनुसार आपका जो बेस है आधार अब क्या होगा AB। ठीक है, मैंने आपको बताया था जिस पॉइंट की बात की जाए इसकी सम्मुख भुजा हमेशा लंब कहलाती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो बच जाती है जो लास्ट में तीसरी भुजा बचेगी उसको हम बेस कहते हैं, मतलब आधार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आधार है आपका AB, ठीक है, अपॉन कर्ण वही रहेगा AC। ठीक है, अब देखिए इसके आगे AB, इसकी लंबाई कितनी है? √3K अपॉन 2K, यहाँ भी K से K कैंसिल हो जाएगा तो आपकी जगह √3/2। ठीक है भाई, ये हो गया आपके cos A की वैल्यू। ठीक है, अब हम आते हैं C पॉइंट के अनुसार। आपको sin C और cos C की वैल्यू भी चाहिए। अब हम ये न्यून कोण जो आपको A पॉइंट दिया हुआ था पहले, उसको चेंज करके हम C पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, कौन से पॉइंट पे? C पॉइंट। अब ये C पॉइंट लेंगे।
अब जब हम पॉइंट चेंज करते हैं तो केवल आपका लंब और आधार आपस में चेंज होते हैं। अभी पहले हम ए पॉइंट के अनुसार ले रहे थे लंब और आधार और कर्ण। अब सी पॉइंट में देखेंगे, इस सी पॉइंट की जो सम्मुख भुजा है ये, इसको बोलेंगे ए बी। अब आपका लंब ये हो जाएगा। अब ये तो अगर आपका लंब और इसको हम बोलेंगे आधार। किसके लिए? इस सी पॉइंट के। ठीक है, अब देखिए पहले हम याद कर लेते हैं यहाँ पे साइन सी की वैल्यू। ठीक है, अब फार्मूला तो वही रहेगा, फार्मूला में चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, तो फार्मूला वही रहेगा, लंब अपॉन कर्ण, जैसे कि ऐसे, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे। अब लंब, अब सी पॉइंट के अनुसार, ये जो सी पॉइंट इसके अनुसार लंब क्या होगा आपका? ए बी लेंगे, ए बी अपॉन कर्ण, कर्ण वही ए सी। तो यहाँ पे ए बी की लंबाई क्या भाई? ए बी का मान क्या? √3 के अंडर √3 के अपॉन ए सी 2k। अब यहाँ भी k से k कैंसिल हो जाएगा तो आपको जाएगा √3/2, √3/2। ठीक है, अब हम आते हैं cos से। ठीक है, पहले हमने a पॉइंट के अनुसार साइन और cos की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब हम c पॉइंट के अनुसार साइन और cos की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। लिखा है यहाँ पे cos c इक्वल टू, अब cos का फार्मूला वही, आधार अपॉन कर्ण, देंगे आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, दर्पण कर्ण। ठीक है, हाँ अब देखिए सी पॉइंट के अनुसार, ठीक है, आपका लंब तो हो गया ए बी और जो आपका आधार है, जो बेस है, वो हो गया बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आधार है वो आपका होगा बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी सी की लंबाई जो है वो है 1k या केवल के भी बोल सकते हैं आप, और ए सी की जो लंबाई है वो है 2k। यहाँ के से के कैंसिल हो जाएगा तो आपके जो 1/2 बच जाएगा, ये होगी cos c की वैल्यू। ठीक है, या तो कोई दिक्कत है? ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इधर से साफ कर देते हैं, जिस समझ में आ गया होगा आपको शायद। ठीक है, अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको साइन ए की वैल्यू पुट करनी है। साइन ए की वैल्यू क्या भाई? 1/2 में लिखा है यहाँ पे 1/2 इंटू, ठीक है, कोई साइन नहीं है बीच में, इसका साइन मानेंगे मल्टीप्लाई का, इंटू cos c। अब cos c की वैल्यू क्या भाई? 1/2, लिख देंगे 1/2। ठीक है, प्लस की जगह प्लस। अब cos a, तो cos a की वैल्यू क्या भाई आपकी? ये cos a की वैल्यू क्या है? √3/2 लिखा है, √3/2 इंटू, अब साइन c, तो साइन c की वैल्यू क्या भाई? √3/2 ही है। ठीक है, √3/2। ठीक है, अब पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? 1/4 प्लस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से क्या होगा? 3 प्राप्त होगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ 3/4। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके आएगा 4। ठीक है, 4 का डिवाइड में करेंगे 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 4 का डिवाइड किया 4 से 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया 3। ठीक है, इसे सॉल्व करने में क्या आएगा? 4/4, और जब 4 का डिवाइड 4 में करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। इस तरह से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू आपको प्राप्त हो गई 1। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो कितना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नोट कर लीजिए। अब देखिए, हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर आपके जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें आपको दे रखा था cos a cos c cos a इंटू cos c माइनस sin a sin c, दे रखा था sin a sin c। ठीक है,
आपको इसकी भी वैल्यू याद करनी थी। और हमने साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी की वैल्यू पहले ही याद कर ली थी सबके, ठीक है। तो इसी वैल्यू को हम इसमें भी पुट कर देंगे, ठीक है। अब कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू क्या है भाई आपके पास में, √3/2, लिखा √3/2 इंटू कॉस सी। अब कॉस सी की वैल्यू क्या भाई, 1/2, यहाँ गए 1/2, ठीक है। अब माइनस, अब साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या भाई, साइन ए की वैल्यू है 1/2, 1/2 इंटू साइन सी। अब साइन सी की वैल्यू क्या भाई, √3/2, देंगे √3/2। कोई दिक्कत है, हमने वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, कैसे इज। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा √3/4 माइनस यहाँ पे √3/4, यहाँ पे √3/4 से √3/4 कट जाएगा, और आपको क्या प्राप्त होगा, 0। तो इस तरह से जो सेकंड क्वेश्चन था इसका आंसर आपको क्या प्राप्त होगा, 0। तो स्टूडेंट्स समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।